हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से पहले मैंने एक बात बता दिया था आपको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। प्लीज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि हम एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकें। ओके नेक्स्ट चले। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल टाइम, यानी कि ये बहुत छोटे टाइम पे आपको कोई रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे एकदम एक पॉइंट पे एक छोटा एकदम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो कहा जा सकता है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है एक छोटे टाइम पे। तो इसीलिए dt टेंस टू जीरो, यानी कि dt का वैल्यू इतना छोटा होना चाहिए जो टेंस टू जीरो, उसको जीरो तरफ मूव टुवर्ड्स द जीरो तरफ मूव करता हो, यानी कि उसको जीरो के अप्रॉक्स हो। ठीक है, उस पॉइंट पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहले रिएक्टेंट के लिए पढ़ेंगे। तो हम कल भी पढ़े थे R = माइनस dc/dt पढ़े थे, ये लिखे थे। माइनस किस लिए होता है तो डिक्रीज करता रिएक्टेंट, या दूसरा माइनस किस लिए होता है तो हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स वाई ये माइनस आता है। ये पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस dc/dt। ये जो ग्राफ लिखा हुआ है ये रिएक्टेंट का, ये टाइम का है। यानी कि रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ घटते जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक टेंजेंट खींचते हैं और यहाँ पे एक स्लोप ये टच करता है, इस पॉइंट पे पूछता है जो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप जानते हैं जो रिएक्टेंट जो होता है टाइम के साथ घटते जा रहा था, ये स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये आप जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल। अब dc/dt यानी कि टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, तो इसी स्लोप को बोलते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज इक्वल टू dc/dt, और ये होगा निगेटिव, इसीलिए ये वाला धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस dc/dt। यानी कि ये देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी तक में, R इज इक्वल टू माइनस ΔC/Δt ऐसा पढ़ रहे थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस के बहुत छोटे टर्म के लिए हम लोग d लिखते हैं, और ये जो होता है थोड़ा लार्ज, कहेंगे थोड़ा लार्ज डिफरेंस होता है उसके लिए लिखते हैं, और स्मॉल d जो लिखते हैं, ये जो d लिखते हैं वेरी स्मॉल के लिए लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हम जानते हैं। प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा था, सेम है, सेम कंसेप्ट एकदम बिल्कुल सेम। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस dc/dt। क्यों प्लस dc/dt, क्योंकि ये देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, उसको एक टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ से जहाँ टच करेगा इस पॉइंट पे पूछेगा जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पता है ये और ये पता है, और इस फॉर्म में देगा, dc/dt के फॉर्म में देगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, dc/dt दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि जो प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है। तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dc/dt, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा आपको, सपोज दैट कोई एक्सप्रेशन दे देगा, सपोज अच्छा चलिए मैं बता, कोई एक्सप्रेशन दे देगा ये कंसंट्रेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे पूछ देगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और t इक्वल टू पुट करना पड़ेगा, जो कुछ भी टाइम देगा 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, या 2 पॉइंट कुछ भी देगा तो उस टाइम को पुट करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगा वो दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, ठीक है, इस पर बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं थर्ड वन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन A से B चला, भैया यहाँ पे जब चला तो ये तो कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब कौन जानता है यहाँ से जीरो था या कुछ वेलोसिटी था या क्या रेट था, कुछ नहीं पता। तो इनिशियल के बारे में बात करता हूँ, हमेशा एक बात ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे देता है, लेकिन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ t इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट्स ऑल। यानी कि dc/dt, वन सेकेंड इसको भी डिफरेंशिएट करना, और t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एग्जांपल है C फॉर द कंसंट्रेशन अल्फा इंटू बीटा t, ऐसे दिया हुआ, अल्फा कुछ है वैल्यू, बीटा कुछ वैल्यू है, और टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है कंसंट्रेशन, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया, तो dt के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फाइनल जो आएगा उसमें t का वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपके पास t का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, सब वैल्यू t का टर्म खत्म हो जाएगा, r का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। अब इसके बाद हमने 3 चीजें पढ़ ली। अब देखिए रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द वेरियस रिएजेंट। ये देखिए रिएजेंट टर्म आपके लिए रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, ये दोनों के बारे में बात कर रहा है।
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट करिए प्लस न करके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब भी रिएजेंट की बात कहेगा तो रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी दोनों के बारे में वो क्वेश्चन में पूछा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द वेरियस रिएजेंट के बारे में बात करें तो क्या होगा, सी हियर, यह देखिए अगर नाइट्रोजन है 3H2 है, ये वाला, ये इक्वेशन आप जानते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता है, 3 होगा और 2 होगा, क्योंकि जो इसके आगे जो होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये भी जानते हैं। मैंने कहा कि इसके लिए मैं 1 मोल लिया, इसके 3 मोल लिया, ये 2 मोल लिया, मैंने अपने से मान लिया, ठीक है। तो कहता है ये 10 सेकंड में क्या होगा, तो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं जो 10 सेकंड में 10 सेकंड में एज्यूम कर रहा हूं जो नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है 10 सेकंड में, मैंने ऐसे एज्यूम किया जो 10 सेकंड में नाइट्रोजन 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, दैट इज इक्वल टू x हो जाएगा। मैं मान लिया 1 मोल कंज्यूम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका, नाइट्रोजन का x है, मैं मान लिया। तो नाइट्रोजन का जब x है तो इसका कितना होगा भाई, तो जब ये x है तो ये थ्राइस x होगा ना, होना चाहिए, यस और नो। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे H2 जो है 3 मोल कंज्यूम का, ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपके पास जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके हिसाब से तो वही बनता है, ये 1H2 3H2 में होगा, ये 1 कंज्यूम हुआ तो ये 3 कंज्यूम होगा, तो ये 3 मोल कंज्यूम हुआ, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई, 3x के बराबर। फ्रेंड्स फिर से ये क्या बोलता है, नाइट्रोजन की बात करें, सॉरी अमोनिया की बात करें, यहाँ पे ये गलती लिख दिया नाइट्रोजन के बारे में, यहाँ लिखिएगा NH3 के बारे में। ये NH3 अगर होगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 2 मोल होगा, 2 मोल फॉर्म करेगा, यानी कि ये क्या बोलेंगे, ट्वाइस x बन जाएगा, यस सर नो, हाँ या ना बोलिए। ये देखिए x जो होता है दीज आर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो हमारे पास अगर x रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन का तो ये 3x होगा, तभी तो ये दोनों आपस में मिल करके ये बनाएगा। और जब ये 1x होगा, ये 3x होगा, तो ये 2x होगा, तभी तो ये इक्वेशन बनेगा, ये वाला इक्वेशन तो तभी तो आएगा, यस और नो, क्योंकि जो हमने इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये NH3 की बात कर रहे हैं, हमने गलती लिख दिया है, NH3 के बारे में बात कर, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो हम जानते हैं यहाँ पे R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, आप जानते हैं ये बात। एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस डेल्टा सी ये लार्ज के लिए बताया और ये स्मॉल के लिए बताया, ठीक है। हम लोग का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का एकदम छोटे छोटे एकदम स्मॉल स्मॉल डिफरेंस पे होता है, और उसको फाइनली इंटीग्रेट करके हम लोग फाइनली निकाल लेते हैं। तो हमेशा हम लोग का जो इस तरीके से रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्चुअल रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे होता है, माइनस डी ऑफ NH2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt। अब कहेंगे जी ये डेल्टा सी को सर ने ऐसे ही चेंज कर दिया, अरे ये डेल्टा तो कुछ नहीं है भाई, ये जब डेल्टा लिखा हुआ है उसी को डी लिखा हुआ है, ये लार्ज के लिए होता है स्मॉल के लिए होता है, तो इसको तो डी से रिप्लेस कर दिया, और सी फॉर द कंसंट्रेशन, तो कोई भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। और ये डी है, डी टी डेल्टा टी है, तो इसी को डी टी कर दिया मैं, चूंकि स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल टाइम डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें, कोई भी चीजों का कंजम्पशन, देखिए हमने बात किया R इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी, तो ये किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने किसी पर्टिकुलर के, ये देखिए ना नाइट्रोजन की बात करता है डी सी बाई डी टी, हमने अभी बताया था कि x बात करें x मोल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये यूनिट कहां से आया, x तो हमने बताया रेट ऑफ रिएक्शन x मोल, तो अब आप जानते हैं जो ऊपर वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड क्या है भाई, ये क्या है, दिया था टाइम, ऊपर वाला क्या है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर, आप ये भी जानते हैं, और डिवाइडेड बाय टाइम है तो यहाँ पे लिख दो सेकंड, तो आप क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कर सकते हैं क्या, ये कर दीजिएगा। तो यही यूनिट है, देखिए यहाँ पे इसके लिए लिखा जाएगा तो यहाँ लिखा जा सकता है, देखो इधर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेम एज यहाँ पे लिख दिया हूं मैंने, R इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ऊपर वाले के लिए मोल पर लीटर दी जाता है सेकंड, और उसी को R को अगर कहीं कहीं पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी देता है तो ATM बाई सेकंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, वन सेकेंड अभी भी है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है भाई, N2 प्लस 3H2 से क्या बोला है, 2NH3 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी डिसअपियर, ये भी डिसअपियर, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो माइनस
dH2/dt कर दीजिएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो पहले में मैंने x माना था, अभी मैंने 3 माना, सेकंड वाला में 3 माना था, मैंने दिखाया था इससे पिछले वाला स्लाइड में। सेम एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्लस क्या करते हैं, d ऑफ NH3/dt कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 2x मोल पर लीटर पर सेकेंड। यस सर नो? मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया साहब, मैंने जो पहले बताया उसको बताया, ये x बताया था उसका यूनिट लिख दिया, ये 3x बताया उसका यूनिट लिख दिया, ये ट्वाइस x बताया उसका यूनिट लिख दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ माइनस, अब तीनों को इक्वेट करना हो, मैं तीनों को इक्वेट करना चाहता हूं, इसको इक्वेट करना चाहता हूं। कैसे इक्वेट कीजिएगा? अगर रेट ऑफ कंजम्पशन जो है, रेट ऑफ कंजम्पशन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन तीनों इक्वल करना चाहता हूं, तो कैसे कीजिएगा? कैसे कीजिएगा भाई? ये x है, खत्म हो रहा है, ये 3x है, खत्म हो रहा है, और ये ट्वाइस x है, बन रहा है। तो आप क्या कीजिएगा? ये x है, ये 3x है और ये ट्वाइस x है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये तीनों बराबर हो जाए तो भैया इसके लिए डिवाइडेड बाई 1 कर दो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। देखो इधर हो रहा है, नहीं हो रहा है? 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, यानी कि x x x हुआ, नहीं हुआ? हुआ। मैंने कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया, मैं कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया। ये 1 क्यों रख दिया, 3 क्यों रख दिया और 2 क्यों रख दिया? मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं ऐसा रख दूंगा तो क्या x x x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जब हो जाएगा तो अब देखिए मैं क्या किया हूं, यहां पे देखो, अगर यहां पे लिख देता हूं मैं N2 प्लस 3H2 से 2NH3 लिख दिया, राइट? अब देखिए मैंने कुछ किया नहीं, इसका डिसअपियरेंस का ये वाला लिख दो भाई, माइनस dN2/d2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो। कोई दिक्कत है इसका कोफिशिएंट से? अब माइनस dH2/dt डिवाइडेड बाई इसका जो कोफिशिएंट है उसको नीचे कर दीजिए, और प्लस dNH3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू जो कोफिशिएंट है इसको नीचे कर दीजिए। यही तो किया मैं। तो इसके लिए तो आपने बताया था, इसके लिए x होगा, इसके लिए थ्राइस x होगा, इसके लिए ट्वाइस x होगा, तो सबके लिए दोनों तीनों x x x के बराबर हुआ, नहीं हुआ? हुआ। अब हमने रेट लॉ ऑफ प्रेशर में माइनस dc/dt भी पढ़े, ऐसा पढ़े? तो यहाँ पे dc तो कंसंट्रेशन तो किसी का भी हो सकता है ना, दैट्स वाई यहाँ पे दैट इज इक्वल टू r भी तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिखा था है r इज इक्वल टू रेट ऑफ होल रिएक्शन, रेट ऑफ होल रिएक्शन जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस d ऑफ N2/dt कोफिशिएंट 1, और इसके लिए दिए कोफिशिएंट 3, इसके लिए कोफिशिएंट 2। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये कोफिशिएंट बता दिया, ठीक है? इसका मतलब अब आपके लिए क्वेश्चन में कभी भी देगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, तो अगर इसका वैल्यू दे दे या इसका वैल्यू दे दे या इसका वैल्यू, किसी तीनों में से किसी एक का वैल्यू दे दे, तो आराम से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जिस किसी का भी देगा उससे कंपेयर कर लीजिएगा, जिस किसी का भी देगा उससे कंपेयर कर लीजिए। यस और नो? अगर ये वाला वैल्यू दिया तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, अगर ये वाला वैल्यू दिया तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। यस और नो साहब जी? अब एग्जांपल देखते हैं। हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज हम निकालते हैं कब? जब बैलेंस्ड फॉर्म में होता है तभी निकालते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सपोज दैट ए से बी गए, इसका कोफिशिएंट x और y है, बैलेंस है, तो r रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो माइनस dA/dt डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट कर दीजिए एंड दैट इज इक्वल टू प्लस dB/dt एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट कर दो, तो आसानी से आ जाएगा। यस सर नो साहब? यस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एग्जांपल देखिए, ए से बी दिया हुआ है, ए से दिया हुआ है, अगर इसमें कोफिशिएंट किसी चीजों से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 से 1 ही रख दिया, दो इक्वेशन, ये और ये इक्वेशन, इसके लिए कोफिशिएंट बताइए कितना हुआ? इसको जब बैलेंस किया, एक्चुअल में ये इक्वेशन था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दीज आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सपोज मैंने बताया, अभी तो आपने ये ऊपर वाला बैलेंस नहीं किया था, ऊपर वाला में देख लीजिए, आप ऐसे ही देख लो, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो r इक्वल टू माइनस dA/dt डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, माइनस dB/dt डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, माइनस dA2/dt डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस और नो? हाँ या ना बोलिए। यस। ये क्वेश्चन के बारे में देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ रेट ऑफ disappearance of nitrogen is 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है? ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है?
इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया रहेगा, अगर इक्वेशन नहीं देगा तो क्या सीन होगा ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इक्वेशन मस्ट बी गिवन होगा ही होगा। इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये दिया हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नाइट्रोजन का, इसका सॉरी हाइड्रोजन का दिया हुआ। अब ये इक्वेशन दिया, इन तीनों का इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो R इक्वल टू माइनस डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डी ऑफ H2 बाई dt और कोफिशियंट है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, इक्वल टू क्या लिख दूं, यहां पे लिख दें प्लस डी ऑफ NH3 बाई dt डिवाइडेड बाई 2 कर दें। यस सर नो, हाँ या ना बोलिए यस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिस, इसके बारे में पूछा है, ये वाला वैल्यू पूछा है आपको क्वेश्चन में, क्या गिवन है, इसके बारे में दिया है, ये दिया हुआ डिसअपीयरेंस ऑफ, ये डिसअपीयरेंस को हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस ऐसे ही लिखते हैं भाई, ऐसे ही लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 12 पुट कर दो तो 12/3 एंड दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि ये माइनस डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 12/3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट बोलो फटाफट बोलो, यूनिट क्या होगा, मोल क्या होगा भाई, पर लीटर पर सेकेंड। यस सर नो, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना यस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बारे में, तो वन सेकेंड इसके बारे में दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना 12 दिया हुआ ना, ये गिवन है 12 और इसके बारे में पूछा है, तो आप आंसर कर सकते हैं। क्या होगा मुंह जबानी बताइए, ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यस सर नो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर भाई, यस सर नो, हाँ या ना यस, यानी कि 8 मोल हो जाएगा। इसके बारे में बात करें भाई, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन पूरे, यानी कि ये R का वैल्यू पूछा, तो कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, एक भी पता चलेगा तो चल जाएगा, क्योंकि ये चारों तो बराबर है ना, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यस सर नो, चूंकि ये 12 यहाँ पे 12/3 कर दीजिए। यस सर नो यस। तो आइए हम देखते हैं, इसके लिए आंसर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए गिवन है, ये दिस है, दिस है, R इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो A का वैल्यू क्या है, माइनस dA/dt, डायरेक्ट लिख दिया, आपको ये समझ में आना चाहिए, माइनस dA/dt। मुझे क्या निकालना भाई, ये वाला निकालना था, और ये वाला मुझे गिवन है, ये वाला 12 पुट कर दो, 3 हो जाए, तो ये 12/3 हो जाए, तो ये क्या जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 5 होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, उस तरीके से ये आया, उसके तरीके से ये वाला आंसर आ गया। यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद से फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जिसे इसे रिक्वायरमेंट हो। अगर इसके लिए ये वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लगे तो ही आप पढ़िएगा, अगर फ्रूटफुल नहीं लगे देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप जहाँ पे भी हैं कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, कैरियर पहले फर्स्ट है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है चीज़ों को, मैं इतना तो गारंटी लेता हूँ कि ये चैप्टर जो मैं शुरू किया हूँ उस चैप्टर को एंड करूँगा, और चैप्टर पहले मैं 12th क्लास को फिनिश करूँगा, साथ में मैं 11th में चलेगा, तो मैं जो भी चैप्टर को अगर स्टार्ट करूँगा तो उस चैप्टर को जरूर मैं एंड करूँगा ही करूँगा। और आई होप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो पूरे इंटायर केमिस्ट्री को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, 11th और 12th को। अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी इंटरेस्ट आता है, कमेंट कर दीजिएगा, अगर लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हर एक टीचर के हर एक फैकल्टी को मिलता है, राइट, ओके। तो सब कुछ अगर ठीक लगे तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स को, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम टाइम टू टाइम वीडियो को लेकर के आते रहेंगे, राइट, ओके, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।